हेलो स्टूडेंट्स, हम रिटेलिंग का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आज। तो पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग। देखिए क्या है कि किसी भी बिजनेस की एक्टिविटी को जब हम करते हैं तो कस्टमर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है। और जब कोई बिज़नेस बढ़ रहा होता है, वो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, सर्विसेज बढ़ा रहा है, तो वो क्या चाहता है कि ज़्यादा कस्टमर को वो अपनी चीज़ें जो है वो बेच सके, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सके। तो जब ऐसा करने की वो कोशिश करता है तो क्या होता है कि कस्टमर जो है वो एक ही जगह पर तो अवेलेबल होंगे नहीं कि जहाँ पर बना रहे हैं वहीं आकर अपने आप सभी कस्टमर्स खरीद लेंगे। कस्टमर्स क्या होते हैं, अलग अलग जगह पर होते हैं, और जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता है कि मैं हर कस्टमर तक पहुँचूँ, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं या फिर हम कुछ लोगों की हेल्प लेते हैं, कह सकते हैं हम, जो कि हमारे प्रोडक्ट को, जो हमने बनाया उस प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक पहुंचा सके, ठीक है। तो इसीलिए जो रिटेलिंग है वो पिक्चर में आती है। तो यहाँ पर करते क्या है हम कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट को होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर क्या करता है, एंड कंज्यूमर को बेचता है। तो होलसेलर जो है वो बल्क में बहुत सारा सामान जो है प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से ख़रीद लेता है, और जो रिटेलर है फिर एक बल्क में जो है सामान होलसेलर से ख़रीदता है, उसको छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में जो है वो पैक करता है, और फिर क्या करता है कि हर कस्टमर की नीड के हिसाब से कम या ज़्यादा जितना भी उसको चाहिए वो सेल करता है। तो एंड कंज्यूमर को जो बेच रहा है वो कौन है, रिटेलर है। और ये जो पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं, जो कस्टमर्स मतलब होलसेलर से ख़रीदने से लेकर और एंड कंज्यूमर तक को बेचने तक का, ये सभी एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं यही रिटेलिंग होती है। जो रिटेलिंग इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ में से एक है। और ओवर द ईयर जो कॉन्सेप्ट है रिटेलिंग का वो चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, सिंगल रिटेलर होता था, कभी कभी तो ये भी होता था कि जो बना रहा है वही सिर्फ वही एंड कंज्यूमर को बेच भी रहा होता था, तो मैन्युफैक्चरर ही रिटेलर होता था, होलसेलर होता ही नहीं था, ठीक है। तो और लोग भी जो भी मिल रहा था वही खरीद लेते थे। लेकिन अब क्योंकि बेचने वाले बहुत सारे हैं, बड़े बड़े मॉल्स और स्पेशलाइज्ड गुड्स बेचने लगे हैं, तो अब क्या हो गया है कि नंबर ऑफ़ रिटेलर्स बढ़ गए हैं, चेंज जो हुआ है, और स्पेशलाइज्ड गुड्स बेचते हैं, वैरायटी ऑफ ब्रांड्स वो एक ही रूफ़ के नीचे रखते हैं। और इंटरनेट के आने की वजह से कस्टमर बेस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर हमारे कस्टमर होंगे, हो सकता है दूसरे देश से कोई पर्सन जो है हमसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हो। तो ये इस तरीके से जो चेंजेस हैं वो आए हैं, ठीक है। अब रिटेल क्या होता है, मीनिंग क्या है, कैसे कहाँ से निकला है ये शब्द, उसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। देखिए क्या है, फ्रेंच वर्ड है रिटेलर। रिटेलर से ये शब्द निकला है, इसका मतलब होता है ट्रिम करना या डिवाइड करना पार्ट्स में या कट करना, जो कि टेलरिंग के लिए बेसिकली यूज़ होता था। और यहाँ पर क्या है कि रिटेलिंग का मतलब क्या है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, देखो होलसेलर से बल्क में लेकर छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में उसको बांट रहे थे, तो टू डिवाइड हो गया ना, इसलिए ये रिटेलर शब्द यहाँ से निकला है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर बताता है कि जैसे आपने पहले भी मार्केटिंग के अंदर भी पढ़ा है और कई सब्जेक्ट्स में आता रहता है ये, कि हमारा सब जो चेन होती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, वो क्या होती है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है, उसके बाद होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, और फिर कस्टमर होता है। तो यानी एंड कंज्यूमर को जो बेच रहा है वही हमारा रिटेलर होता है। क्या बेचता है ये, बेसिकली ये जो है गुड्स बेच सकता है, सर्विसेज बेच सकता है, या फिर जो है कुछ भी बेचे, मतलब ये जो चीज़ें टेंजिबल होती हैं वो गुड्स हो जाएंगी, जो सर्विसेज हैं वो हमारी इंटेंजिबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि कोई भी छोटी मोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक जो भी एंड कंज्यूमर को बेच रहा है बेसिकली वही क्या है, रिटेलर है, ठीक है। रिटेलर अगर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न हो जाती, मैन्युफैक्चरर इतने प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं बेच पाता, और जो है वो प्लेस की यूटिलिटी, टाइम की यूटिलिटी नहीं दे पाता कस्टमर्स को। और जो ये रिटेलर के बिना
गुड्स और सर्विसेज को अल्टीमेट कंज्यूमर तक बेच पाना वो स्मूथली रन नहीं कर पाता, यानी रिटेलर ही है जो ये फैसिलिटी देता है कि गुड्स और सर्विसेज को अल्टीमेट कंज्यूमर तक स्मूथली पहुंचा पाता है। ठीक है, इसके बाद आता है चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेलिंग। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है पहले जैसा था वैसा अब नहीं है, चेंज हुआ है। पहले क्या होता था कि नंबर ऑफ़ सेलर्स जो होते थे वो कम ही होते थे और ख़रीदने वाले जो होते थे वो भी कम होते थे, कंपटीशन कम था। तो अब यहाँ पर जो भी चीज़ें ये रख लेते थे वही बिक भी जाती थी, लोगों की ज़्यादा प्रेफरेंसेस नहीं होती क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं होता था। जब पता नहीं होगा तो प्रेफरेंसेस होंगे क्या। तो उस टाइम पर रिटेलर का ऑब्जेक्टिव भी सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता था। कस्टमर क्या चाहता है वो पूछता नहीं था, इतना ध्यान नहीं देता था उस चीज़ पर। लेकिन अब हम देखते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है, आप अकेले नहीं हो बेचने वाले, और लोग भी बेच रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट का यूज़ बढ़ा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमारे कस्टमर्स हैं, ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं जो मार्केट है वो। तो इस वजह से क्या है कि आपको डिफरेंट यूटिलिटीज़ देनी पड़ेंगी और आपको अब ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, जहाँ पर अर्न करना था प्रॉफिट वहाँ पर ऑब्जेक्टिव अब क्या हो गया, कस्टमर को रिटेन करना। यानी जो मेरा कस्टमर है ना वो मेरा ही कस्टमर रहे, मेरा मार्केट शेयर कम ना हो, ये मेरा ऑब्जेक्टिव एज रिटेलर अब हो गया है। तो बहुत सारे काम इसी वजह से फिर करने पड़ेंगे। अब जब देखो क्या होगा कि कंपटीशन ज़्यादा होगा और भी लोग बेच रहे हैं, मैं भी बेच रही हूँ, तो क्या हो जाएगा कि मुझे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे सेल्स प्रमोशन की जो है स्कीम्स देना। तो मेरे बहुत सारे डिसीजंस को ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी। तो इस तरीके से रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हुआ है। इसके बाद डेफिनेशन है रिटेलिंग की। देखिए, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने एक डेफिनेशन दी है। क्या कहा है, a set of business activities carried on to accomplishing the exchange of goods and services for purposes of personal, family और household use। कि कोई जितनी भी हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ करते हैं गुड्स और सर्विसेज की एक्सचेंज करने के लिए, किसके लिए, ताकि वो पर्सनल यूज़ के लिए, फैमिली यूज़ के लिए या हाउस होल्ड यूज़ के लिए एंड कंज्यूमर तक पहुंच सके। और ये जो एक्टिविटीज़ हम करेंगे, क्या कहता है आगे, वेदर परफॉर्म्ड इन अ स्टोर और बाय सम फॉर्म ऑफ नॉन स्टोर सेलिंग, कि ये जो सेल कर रहे हैं हम, ये बस लास्ट कस्टमर तक हम करें और बिज़नेस पर्पज़ के लिए करें, चाहे वो मैं एक स्टोर बनाकर वहाँ पर बैठ के करूँ या फिर नॉन स्टोर करूँ, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो रिटेलिंग इन स्टोर या जो है नॉन स्टोर भी हो सकती है, लेकिन क्या होगा है यही कि एंड कंज्यूमर तक बेचना है और बिज़नेस पर्पज़ के साथ। ठीक है, फिलिप कोटलर ने एक डेफिनेशन दी है कि रिटेलिंग इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज़। कि जब हम गुड्स और सर्विसेज को फाइनल कंज्यूमर को बेच रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए नहीं, मतलब वो आगे नहीं बेचेगा, वो उसे यूज़ करेगा। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर करेंगे इनको बेचने के लिए, वही रिटेलिंग कहलाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है रिटेल क्या है, रिटेलर क्या है और रिटेलिंग क्या है। देखिए, रिटेल क्या है, एक प्रोसेस है जिसके जो कि क्या है कि गुड्स और सर्विसेज को सेल करने का, क्या पैकेज की फॉर्म में, और किस पैकेज की फॉर्म में, जो कि जो कस्टमर आ रहा है खरीदने के लिए उसके लिए सूटेबल हो, उस पैकेज की फॉर्म में गुड्स और सर्विसेज को बेचना जो है उसी का प्रोसेस रिटेल कहलाता है। ठीक है, रिटेलर कौन है, वो पर्सन या बिजनेस जो कि ये कर रहा है, इस प्रोसेस को कर रहा है, कि यानी कि बल्क में होलसेलर से खरीद के और फाइनल कंज्यूमर को स्मॉल पैकेजेस में बेच रहा है, जो वो रिटेलर है। रिटेलिंग क्या है, ये पूरा प्रोसेस कि प्रोक्योर करना गुड्स को होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से, जहाँ से भी कर रहा है, और इसके अलावा उसको रीपैक करना स्मॉल पैकेजेस में, सेल करना उसको, डिस्काउंट्स, कूपन्स, वाउचर्स वगैरह देना, ऐड करना, वो सब चीज़ें जो भी हैं, ये सब का बंडल जो है वो रिटेलिंग कहलाता है। ठीक है, कुछ फीचर्स हमें यहाँ पर पता लगती हैं रिटेलिंग की, कि रिटेलिंग जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज दोनों को बेचा जाता है और प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन साथ में कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर को रिटेन करके रखना भी ऑब्जेक्टिव भी हो गया है, और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को बढ़ाना यहाँ पर एम है। इसके अलावा डायनेमिक होता है नेचर में, कि आप एक जैसा नहीं कर सकते, इसकी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं इसको। कस्टमर ओरिएंटेड होता है,
छोटी क्वांटिटी में हम गुड्स को कस्टमर को बेचते हैं। लास्ट लिंक है ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, जो कि जो कस्टमर से लिंक बनाता है। इसके अलावा ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है डिफरेंट तरीक़ों से, जैसे कि डिस्काउंट्स देकर, वाउचर्स देकर, लकी ड्रॉ वगैरह निकाल कर, ये सब करके, ठीक है। इसके अलावा जो कस्टमर है वो कौन होना चाहिए आपका कस्टमर यहाँ पर, जो नॉन बिजनेस पर्पज से खरीदेगा तभी, यानी कि फाइनल, जब हम बार बार करें ना अल्टीमेट कंज्यूमर को, यानी वो बिजनेस पर्पज से नहीं खरीद रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं जो गुड्स जो है वो खरीद रहा है, जो रिटेलर जो जहाँ से खरीद रहा है वो कौन होगा, या तो वो होलसेलर हो सकता है या वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है। कई बार होलसेलर होता ही नहीं है चेन में, कि सीधा मैन्युफैक्चरर जो है रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को बेचता है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है। इसके अलावा रिटेलर जो है वो लार्ज वैरायटी में गुड्स को रखता है अपने पास, जैसे कि छोटे बड़े पैकेजेस में कई सारे ब्रांड्स रखेगा जैसे वो अपने पास, इस तरीके से चीज़ों को रखता है। इसके अलावा पर्सनल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होता है इसका, क्योंकि ये ही लास्ट कस्टमर जो है हमारे अल्टीमेट यूज़र्स से मिल रहा है, तो इसका जो है सीधा संबंध पर्सनल कॉन्टैक्ट रहता है उनके साथ। जैसे मैन्युफैक्चरर अगर रिटेलर के थ्रू बेच रहा है तो वो तो रिटेलर को बेच देता है ना, एंड कंज्यूमर से तो मिला ही नहीं, तो रिटेलर का सीधा संबंध एंड कंज्यूमर से होता है। इसके अलावा वो अपनी जो शॉप होती है उसमें अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को डिस्प्ले करता है, अच्छे से उसको रखता है। इसके अलावा क्या है कि लोकेशन और लेआउट जो है स्टोर का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एवरेज अमाउंट ऑफ सेल पर ट्रांजैक्शन जो है वो काफ़ी लोअर यहाँ पर रहती है अदर फॉर्म्स के कंपैरिजन में, लेकिन सेल वॉल्यूम लार्ज होती है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी, बहुत सारे लोग क्योंकि यहाँ पर इस बिज़नेस में से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एडवर्टीज़मेंट एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले रिटेलिंग के बिज़नेस में करती है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे रिटेलिंग की। इसके बाद नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। पहला पॉइंट है जैसे पार्ट ऑफ मार्केटिंग, कि रिटेलिंग जो है ये एक मार्केटिंग एक्टिविटी है, मार्केटिंग का ही पार्ट है यहाँ पर। क्योंकि देखो मार्केटिंग में हम क्या करते हैं कि एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा जाए, किस तरीके से उसके साथ डील किया जाए, यही मार्केटिंग है ना। और रिटेलिंग में हम क्या कर रहे हैं, एंड कंज्यूमर तक ही पहुंच रहे हैं, और जो हम उसी को ही टारगेट कर रहे हैं, उसी को ही बेच रहे हैं, और मार्केटिंग का यही गोल था, तो इसलिए मार्केटिंग का ही पार्ट जो है रिटेलिंग है। दूसरा है कस्टमर सेंट्रिक। रिटेलिंग जो है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव ही अब तो क्या हो गया है कि कस्टमर को रिटेन करके रखना ही ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो कस्टमर सेंट्रिक तो है ही, ये है। इसके बाद आता है मल्टी डायमेंशनल। कई सारे डायमेंशन रिटेलिंग के होते हैं, लोकल किराना स्टोर से लेकर बड़े बड़े जो है मॉल्स तक हर जगह पर रिटेलिंग होती है। तो मैनीफोल्ड जो है इंक्रीज़ हुआ है इंटरनेट के आने की वजह से, तो मल्टी डायमेंशनल हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद आता है वेरिंग जोग्राफिकल लोकेशंस, कि जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो वेरी करती है यहाँ पर, क्योंकि आपके कस्टमर कहीं पर भी हो सकते हैं, लोकल एरिया मार्केट भी हो सकती है आपकी, और जो है बड़े लेवल पर भी हो सकती है मार्केट। तो यहाँ पर क्या है कि आप रिटेलिंग जो है वो लोकल कस्टमर को सर्व करने वाले किराना स्टोर से लेकर और सुपर मार्केट्स तक जो है हर जगह पर रिटेलिंग है। तो यहाँ पर डिफरेंट एरिया में आपके कस्टमर हो सकते हैं, और एक लोकल एरिया में भी आपके कस्टमर हो सकते हैं, तो वेरी करता है जोग्राफिकल लोकेशन जो है यहाँ पर। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशनल बता रहा है कि रिटेलिंग जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल है, कि पहले कुछ और होता था अब कुछ और हो रहा है। कई सारी चीज़ों में ऐसा है रिटेलिंग में, जैसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता था, फिर कस्टमर फोकस्ड हो गया। पहले जो है रिटेलिंग के मेथड्स जो है वो सिंपल होते थे, सिंपल शॉप्स वगैरह जैसे ये होती थी, अब मल्टी ब्रांड मॉल्स हो गई हैं। इसके अलावा स्मॉल एरिया को सर्व किया जाता था पहले, अब जो है बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को कवर जो है वो किया जाता है, और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हम इंटरनेट के आने की वजह से चीज़ों को बेचते हैं। इसके अलावा सिंपल लोकल कस्टमर से कस्टमर भी हमारा जो है वो चेंज हो गया है, हर तरह का कस्टमर जो है वो अब रिटेलर्स के पास आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट्स में इस तरीके से चेंज हुआ है। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रोसेस, की जो मैनेजमेंट प्रोसेस है रिटेलिंग का वो
लगता है ऐसा कि सिंपल है, लेकिन उतना सिंपल नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की मैनेजमेंट करनी पड़ती है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि आप कहाँ पर स्टोर आपका होना चाहिए, किस तरीके से अरेंज होना चाहिए, क्या प्राइस में आप बेच रहे हो, कस्टमर्स के लिए कितना कन्वीनियंट है, कितनी क्वांटिटी में किस तरह की क्वालिटी में आप चीज़ों को रख रहे हो, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप यानी CRM जो है यहाँ पर, क्योंकि सीधा कस्टमर से बात करनी है तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ती हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स है इसको मैनेज करना। यह इसके बाद आता है असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि पहले जो बनाते थे वो बिक जाता था, जैसे मार्केटिंग का भी कॉन्सेप्ट था और हमने अभी रिटेलिंग में भी पढ़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। तो रिटेलर को असॉर्टमेंट बहुत सारी रखनी पड़ती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की, कि अगर आप मान लो यहाँ पर एक सर्विस का एग्जांपल ले लेते हैं, कि मान लो कि आप यहाँ कोई भी सर्विस दे रहे हो, क्या सर्विस लें यहाँ, जैसे कि फ़ोन कंपनीज़ हैं, डिफरेंट सर्विसेज देती हैं, तो अगर वे सिर्फ एक ही प्लान दें आपको फ़ोन मतलब रिचार्ज का एक ही प्लान दें, आप सबको वही यूज़ करना है, तो हम सेटिस्फाई नहीं होते ना, क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। तो अलग अलग प्लान्स जैसे हमें कंपनीज़ देती हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पर क्या है कि गुड्स में भी है। जैसे अगर मान लो आपका एक बेकरी स्टोर है, तो आप यूँ तो नहीं कि भाई 3 केक बना के रख दोगे या 4 केक बना के रख दोगे और उनमें से ही कस्टमर को कहो कि आपको यही खरीदना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, डिफरेंट फ्लेवर्स में केक बनाते हो, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनाते हो, और अपने आप से भी मतलब असॉर्टमेंट आप काफ़ी ज़्यादा रखोगे। तो देखते हैं ना, हम बेकरी शॉप में जाते हैं तो 2-3 केक तो नहीं रखे होते, कम से कम 10-15-20 केक वहाँ पर रखे होते हैं, तो हम उनमें से भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बनवाते हैं, हम यूँ कहते हैं कि हमें स्पेशलाइज्ड इस तरह का चाहिए, तो भी बेकरी वाला वैसा ही बना कर दे देता है। तो यहाँ पर असॉर्टमेंट ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप खुद सोचो कि 4 केक जो आपको दिखा रहा है और 2-4 बिस्किट्स दिखा रहा है, आप उस शॉप पर से खरीदोगे या फिर जहाँ पर 20 केक आपके सामने रखे हैं और आपके हिसाब से भी बनाने के लिए तैयार है, उससे खरीदोगे आप, ऑब्वियसली दूसरे वाले से खरीदोगे। तो इसलिए असॉर्टमेंट जो है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की रखनी होती है रिटेलर को, बहुत ज़रूरी है उसको बेचने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टडिंग डिमांड पैटर्न, कि रिटेलर जो है उसको ज़रूरत होती है कि करंट डिमांड पैटर्न जो है वो क्या है उसे समझ जाए वो, ठीक है। और क्योंकि देखो, अब जब अगर वो डिमांड पैटर्न को समझ जाएगा ना, तभी वो डिमांड रख पाएगा अपनी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर, वो जिससे भी खरीद रहा है, क्योंकि उससे तो बल्क में खरीदनी है। आप सोचो, अगर वो डिमांड पैटर्न नहीं समझा तो होगा क्या कि वो बल्क में खरीद लेगा दूसरी चीज़ जो कि जिसकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं होने वाली है, ठीक है। और क्या होगा कि उसका लॉस हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो कस्टमर क्या डिमांड करने वाला है, क्या चीज़ को छोड़ने वाला है, किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, वो कस्टमर को स्टडी करे, कस्टमर की डिमांड के पैटर्न को समझे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। रिटेलर जो है 2 तरीके की यूटिलिटी क्रिएट करता है, एक है क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी, दूसरा है क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है ये कैसे कि स्टोर को जो है आप कस्टमर की नीड के टाइम पर अवेलेबल करवा कर उन चीज़ को, ठीक है। प्लेस जो है कि वो उनको कन्वीनियंटली उनके आसपास अवेलेबल करवा कर। जैसे अब क्या होता है कि मान लो कपड़े ख़रीदने के लिए हमें थोड़ा सा अपने घर से दूर जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर मान लो कोई कपड़े की दुकान क्या है कि उस मार्केट से भी बहुत ज़्यादा दूर अलग करके एक जगह पर बनी होगी, तो वहाँ पर हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है ना जाना। हम ये सोचेंगे कि भाई 50-100 रुपये तो वहीं तक जाने के लग जाएंगे, तो इससे बढ़िया तो और दुकानें हैं ना इस मार्केट में, तो यहीं से ख़रीद लेते हैं। तो अब यहाँ पर रिटेलर क्या करता है कि ऐसी जगह पर ही मतलब लोकेशन जो है वो कस्टमर के आसपास रखता है, ताकि क्या हो कि कस्टमर को प्लेस की यूटिलिटी मिले और जब उसे चाहिए सामान तो उस टाइम पर भी मिल जाए, तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो। तो ये दोनों यूटिलिटी क्रिएट करता है। इसके बाद है प्राइवेट ब्रांडिंग एंड लेबलिंग। ये चीज़ भी रिटेलर कई सारे करते हैं, प्राइवेट ब्रांडिंग कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से जो है अनब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद कर
अपना ब्रांड नेम उस पर लगा देता है और उससे बेचता है वो अपने नाम से, ठीक है। ये इस तरह की रिटेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि बजाज जो है कंपनी, वो क्या करती है कि वो खुद नहीं बनाती है मोटर वगैरह, ये सब जो चीज़ें बना रही है, मान लो कि बजाज की आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात करें या फिर किसी भी चीज़ की, वो खुद नहीं बनाती उनकी मोटर, वो किसी और छोटी कंपनी से बनवाती हैं, उस पर बजाज का ठप्पा लगाती है और बेचती है। तो रिटेलर तो यहाँ पर बजाज है ना, लेकिन यहाँ पर बना बजाज नहीं रहा है उसको। तो ये जो है प्राइवेट ब्रांडिंग या लेबलिंग आप इसको कह सकते हो। तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर के अपने ब्रांड होते हैं, जैसे कि ये बिग बाज़ार की बात करें या फूड बाज़ार की बात करें तो ये फ्यूचर ग्रुप के हैं। इसके अलावा रिलायंस ट्रेंड है, रिलायंस फुटप्रिंट्स है, रिलायंस फ्रेश है, ये सभी जो है रिलायंस रिटेल लिमिटेड के हैं, ठीक है। तो इन्होंने फिर अपने जो चीज़ बेचनी है उसके हिसाब से, जैसे रिलायंस ट्रेंड जो है वहाँ पर क्या है कि कपड़े वगैरह ज़्यादा बेचे जाते तो ट्रेंड नाम रख दिया उसका, क्योंकि उनका ट्रेंड चेंज होता रहता है। तो ये है फ्यूचर ग्रुप में, जहाँ पर जैसे कि बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर बेचनी थी तो वो बिग बाज़ार नाम रख दिया उसका। तो ये चीज़ हमने क्या, प्राइवेट ब्रांडिंग हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है वेरियस अदर सर्विसेज, कई और सर्विस भी। रिटेलिंग तो बेसिक काम है, उसके अलावा रिटेलर जो है कई और सर्विस भी देता है। जैसे पहले ही यहाँ पर बताता है प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू कस्टमर, कि कस्टमर को फाइनेंस अवेलेबल करा देना, कि लमसम अमाउंट उसको वो एकदम से पे नहीं कर सकता अगर, तो उसको जो है इंस्टॉलमेंट में पे करने का ऑफर दे देना बिना किसी ब्याज दर के। 0% इंटरेस्ट रेट कई बार लिखा आता है ना, ऐड कर रहे होते हैं वो अपनी। तो जैसे फ्रिज है, कार है, मोबाइल फ़ोन है, फर्नीचर है, ये सब जो है इनमें फाइनेंस की जो है फैसिलिटी देता है रिटेलर, ये है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस दे देता है, जैसे कि फ्री गिफ्ट रैपिंग कर देना या फिर होम डिलीवरी कर देना चीज़ों को। तो इस तरीके की आफ्टर सेल सर्विस भी रिटेलर्स देते हैं। इसके बाद है इंस्टॉलिंग द प्रोडक्ट, कि अगर प्रोडक्ट इस तरह का है टेक्निकल नेचर का, जिसमें कि टेक्नीशियंस की या स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, तो ये अपने पास कुछ लोगों को रखते हैं जो टेक्नीशियंस होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, आपके घर भेजकर और वहाँ पर जो है वो इंस्टॉल करवा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर चिमनी का एग्जाम्पल लिया है, कि जो इलेक्ट्रिक चिमनी होती है जो हमारे घरों में किचन में लगी होती है, तो उसको आकर इंस्टॉल करता है ना कोई पर्सन, जो जहाँ से हमने ख़रीदा है उसी का कोई बंदा आकर, तो वो चीज़ है यहाँ। इसके बाद आता है डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेशन, कि डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ये अपने प्रोडक्ट का कस्टमर के अकॉर्डिंग, कि जो चीज़ें फेस्टिव सीज़न है, जैसे आप ये देखते हैं कि जैसे रक्षाबंधन आता है तो क्या होता है कि किसी रिटेल स्टोर में आप जाओ जो जनरल स्टोर टाइप है, उसके अंदर जब आप जाते हो तो वहाँ पर क्या होगा कि चॉकलेट के अलग अलग बॉक्सेस और इस तरीके से थोड़ा डेकोरेटिव फॉर्म में रखे होंगे, और वो सबसे आगे रखे होते हैं क्योंकि यूँ पता है कि ये ज़्यादा बिकेंगे इस टाइम पर। तो वो चीज़ें राखियाँ रखी होंगी आगे जैसे, तो वो डेकोरेटिव फॉर्म में और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो कस्टमर के आगे रख देते हैं। जैसे हम अगर भूल भी रहे हों कि एक टाइम पर हमें याद नहीं है कि अच्छा इतनी तारीख को रक्षाबंधन आ रहा है और हमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी और ख़रीदनी है, तो भी हमें याद आ जाएगी उसको देख कर। तो वो चीज़ यहाँ पर बताता है। तो ये थे कुछ हमारे नेचर कैसा है रिटेलिंग का, कैसे कैसे रिटेलिंग में काम होता है। इसके बाद है स्कोप ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग का स्कोप जो है वो दो पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बताता है, एक रिटेलर के पर्सपेक्टिव से, एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। रिटेलर के पर्सपेक्टिव से क्या बताता है कि रिटेलिंग जो है वो उसमें कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो आप, जो भी आप बेचना चाहते हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। गुड्स जैसे गुड्स भी यहाँ पर कुछ भी कोई भी चीज़ हो सकती है, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, ज्वेलरी है, क्लोथिंग है, टेक्सटाइल है, पेंटिंग्स हैं, मेडिसिन, स्टेशनरी, कुछ भी चीज़ जो बेची जा सके एंड कंज्यूमर को, वो सभी क्या है यहाँ पर रिटेलर के पर्सपेक्टिव के अंदर रिटेलिंग में आती है, ठीक है। सर्विस भी हो सकती हैं कुछ, जैसे हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटल्स हैं, केटरिंग की सर्विस है, कोई पार्लर वगैरह, सब रिटेलिंग में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि अब इसमें दो चीज़ें आती हैं,
कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको बेचने के लिए यूं ही नहीं मैं उठ के यूं कह दूं कि भाई मैं तो अब दवाइयाँ बेचनी शुरू करूँगी। तो ये एक ऐसा मतलब काम है जो कि स्पेशलाइज्ड पर्सन ही कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है और लाइसेंस लेना पड़ता है। जिसको लाइसेंस किसको मिलेगा? जिसके पास वो स्पेशल जो है क्वालिफिकेशन होगी। तो जैसे फार्मासिस्ट होना चाहिए वो, तो बी फार्मा एम फार्मा कर रखी है जिसने, वही केमिस्ट बन सकता है, या फिर और भी कुछ स्टडीज़ होती हैं वो कर रखे तो भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर उसको फिर भी बेचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो लाइसेंस देने के लिए गवर्नमेंट ये देखेगी कि इसने ये पढ़ाई करी हुई है या नहीं करी हुई। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो लाइसेंस के साथ बेच सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रिटेलर के पर्सपेक्टिव से कुछ भी बेच सकते हो आप, वो रिटेलिंग में आता है। ठीक है, दूसरा है एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रिटेलिंग के बिजनेस के अंदर आज अवेलेबल है। एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए जाते हैं हर चीज़ के लिए। जैसे अब क्या होगा कि रिटेलिंग एक बिज़नेस हो गया ना अपने आप में, तो वहाँ पर अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, अकाउंटेंट्स की, कैशियर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, साफ़ सफाई भी रखनी पड़ेगी, क्लीनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बेचने के लिए भी आप अकेले नहीं बेच सकते हो सारी चीज़ें, तो सेल्स पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे यहाँ पर एक अपने आप में इंडस्ट्री हो गई और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत यहाँ पर अलग अलग काम करने के लिए पड़ रही है। तो क्या क्या काम होते हैं और एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, यहाँ पर क्या स्कोप में आता है वो पढ़ते हैं। देखिए, पहला है परचेज डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर रिटेलिंग के अंदर बहुत बल्क में परचेज करते हैं हम होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से। एक बहुत बड़ा काम है परचेज करने का। तो यहाँ पर इसके मटेरियल मैनेजमेंट में भी आपने पढ़ा होगा कि हम मटेरियल्स खरीदते हैं, तो यहाँ पर हम गुड्स खरीद रहे हैं। बेसिकली हम बना तो रहे नहीं है, बनी बनाई चीज़ हम खरीद रहे हैं। तब यहाँ पर उसको खरीदने के लिए आपने पढ़ा है ना मटेरियल मैनेजमेंट में किस तरीके से परचेज होती है। तो वो सारा देखो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है परचेज करने के लिए। तो यहाँ पर यही है कि बात करना होलसेलर से, और जो है ट्रैवलिंग, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन करना, पेपर वर्क करना, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट है। दूसरा है फाइनेंस डिपार्टमेंट। हमें पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्लड का काम जो है जैसे बॉडी में होता है, वही काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस का होता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखना, फाइनेंस अलग अलग डिपार्टमेंट को एलोकेट करना, फाइनेंस को मैनेज करना, अरेंज करना, कंट्रोल करना कैश फ्लो को, और बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह करना, ये सब एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, क्रेडिट एलोकेशन करना। तो ये जो है बहुत सारे काम फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिटेलिंग के अंदर होते हैं। इसके बाद है मार्केटिंग एंड सेल्स। ये तो बेसिक काम है ही। तो सेल करना है, सेल करने के लिए मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। उसके लिए जो है एडवर्टाइजिंग करना, सेल्स प्रमोशन करना, पब्लिक रिलेशन बना कर रखना, ये कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर वो सारे काम करने पड़ेंगे। इसके बाद आता है स्टोर्स। क्योंकि यहाँ पर आप बल्क में खरीद रहे हो तो स्टोर करके रखना पड़ेगा आप, क्योंकि सीधा तो यूँ है नहीं कि आप वही मंगवाओ बस जो कस्टमर कह रहा है, मैन्युफैक्चरर से सीधा आप उसके पास भेज दो, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप अपने पास रखते हो ना, तो अपने पास रखेंगे तो स्टोर की ज़रूरत पड़ेगी, स्टोर को मैनेज भी करना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि प्रॉपर लेवल इन्वेंट्री का रहे हमेशा, ना तो कम हो ना ही ज़्यादा हो। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आ जाती है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स। अब ये इतने लोगों की जब हमें ज़रूरत पड़ रही है तो अपॉइंटमेंट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए यहाँ पर इस डिपार्टमेंट का है कि कितने लोगों की ज़रूरत है, सही लोगों को सही जगह पर लगाना, ये काम बेसिकली ये लोग इन लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ह्यूमन रिसोर्सेज है। इसके बाद आता है टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग। रिटेलिंग जो है काफ़ी अभी की बात करें अगर हम आज की, तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। एक डेटाबेस मैनेजमेंट होती है, वेयर हाउसिंग होती है डाटा की, जिसमें कि सभी कस्टमर्स का डाटा फीड कर दिया जाता है, और जो है डाटा माइनिंग कर दी जाती है ताकि रिलेशनशिप कस्टमर के साथ रहे। जब कोई कस्टमर जिसने पहले ख़रीदा वो दोबारा हमसे ख़रीदे तो हमें पता
हो कि इस बार इस कस्टमर ने ये खरीदा, ताकि डिमांड के पैटर्न का हमें पता लग जाए। और एक चीज़ ये है यहाँ पर कि उस कस्टमर को हम कहीं और ना जाने दें, तो वो रिटेलिंग जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए पॉसिबल है। तो ई रिटेलिंग और ये सब जो है इसके अंदर हम शामिल करते हैं। इसके बाद है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर है कि मटेरियल्स को, सर्विसेज को, इंफॉर्मेशन को सप्लाई चेन के अंदर जो भी है उसको मैनेज करना, और इसको एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा, जब भी प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। और ये जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करके ही हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो एम्प्लॉय के परस्पेक्टिव से ये चीज़ें रिटेलिंग में हम शामिल करते हैं। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिटेलिंग। रिटेलिंग को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ये बता रहा है। देखिए क्या है, पहला है स्टोर लोकेशन। लोकेशन जो है ना आपके रिटेल स्टोर की, वो बहुत ज़्यादा डिग्री तक आपका बिज़नेस सक्सेसफुल होगा या नहीं उसको अफेक्ट करती है। अगर जो है यहाँ पर रिटेल स्टोर बिजी मार्केट में होगा तो चांसेस हैं कि ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए एज़ कम्पेयर टू आइसोलेटेड प्लेस पर अगर होगा, क्योंकि उसके लिए स्पेशल जाना पड़ता है ना। तो स्पेशल जाने के लिए कई बारी कस्टमर उस चीज़ को कन्वीनियंटली नहीं लेता है, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो अफेक्ट करता है स्टोर लोकेशन। दूसरा है स्टोर एम्बियंस। जब आप किसी स्टोर के अंदर जाते हो तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा है, साफ़ सफाई है या नहीं, सूदिंग है या नहीं, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। कुछ बिजनेस में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाकी इंपॉर्टेंट सभी में ही होती है, लेकिन कुछ एक में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि होटल इंडस्ट्री के लिए की अगर हम बात करें, जब हम किसी होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसकी एम्बियंस हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर हमें वो देखने में ही सुंदर नहीं लगेगा और गंदा सा लगेगा, नीट एंड क्लीन नहीं होगा, तो हम वहाँ बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे, हम वहाँ से जब भी भाग जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि स्टोर की एम्बियंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तीसरी चीज़ आती है वैरायटी, कि कितने आर्टिकल्स जो बेच रहा है रिटेलर वो उसकी कितनी वैरायटी आपको दे रहा है, वो चीज़ अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर ओब्वियसली अगर 3 या 4 चीज़ें हमारे सामने रख दी जाएँ और ये कहें कि इन्हीं में से खरीदो, हो सकता है कि 20 चीज़ें भी रखें तो हम उन 4 में से एक में से ही खरीद लें, लेकिन क्या है कि फिर भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता अगर उसके सामने 2-3 चीज़ें रख दी जाती हैं और ज़्यादा असॉर्टमेंट नहीं होती। तो वैरायटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसके बाद आता है स्टोर लेआउट। स्टोर लेआउट क्या है कि स्टोर के अंदर आपने अपनी जो चीज़ें आप बेच रहे हो उनको किस तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है और किस तरीके से रखा हुआ है, कितना नीट एंड क्लीन आपने उनको रखा हुआ है, शेल्फ्स आपकी किस तरीके से मैनेज हैं, और जो है कस्टमर को कितना आसान आपके लिए दिखाना है, या फिर अगर कस्टमर सेल्फ सर्विस अगर है तो कस्टमर के लिए और ज़्यादा आपको इजी करना पड़ेगा कि वो घूमकर अपने आप फटाफट से उसको चीज़ें मिल जाए, बहुत ज़्यादा उसको जो है मेहनत ना करनी पड़े उसमें। तो अगर उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी तो वो फिर जो है भाग जाएगा, खरीदेगा नहीं। तो इसलिए क्या है कि अफेक्ट कर रहा है स्टोर लेआउट। इसके बाद है डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, कुछ अफेक्ट करते हैं कि कंजम्पशन हैबिट जो लोगों की है वो अफेक्ट करती है, किस चीज़ को कितना खरीद रहे हैं, क्या हैबिट है लोगों की, वो हमें स्टडी करनी पड़ेगी रिटेलर को यहाँ पर। दूसरा है फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से ही क्योंकि परचेज़ होती है, तो जॉइंट फैमिली अगर है या न्यूक्लियर फैमिली अगर है तो वो सेम चीज़ें नहीं खरीदती कभी भी, तो इसलिए वो हमें जानना होगा। नंबर ऑफ़ वर्किंग वुमेन कितनी है फैमिली में, वो जो है देखना होगा, या फिर हमारे कस्टमर्स में वर्किंग वुमेन कितनी है, ये चीज़ हमें देखनी होगी कि हाउसवाइफ्स ज़्यादा खरीद रही हैं चीज़ों को या फिर जो है वर्किंग वुमेन है। तो वर्किंग वुमेन अलग चीज़ों को खरीदती हैं, हाउसवाइफ अलग चीज़ों को खरीदती होती हैं, इसलिए ये फैक्टर जो है अफेक्ट करेगा। इसके बाद है कंजम्पशन हैबिट। लोगों की कंजम्पशन हैबिट्स कैसी हैं कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको ब्रांड से, और ब्रांड में भी कौन सी वैराइटीज़ चाहते हैं या फिर स्पेशल ब्रांड ही उनको ज़्यादा पसंद है। तो वो चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं, जिनकी स्टडीज़ ज़रूरी है। इसके बाद है एड ऑन सर्विसेज। एड ऑन सर्विसेज कौन सी होती हैं? जो एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करता है रिटेलर। नॉर्मल जो गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करता है सेल के लिए, उसके अलावा जो चीज़ें अवेलेबल कराता है, जैसे कि फाइनेंस अवेलेबल कराना, आफ्टर सेल सर्विस देना, होम डिलीवरी कर देना, फ्री गिफ्ट रैपिंग कर देना, लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह, ये सब हैं जो अफेक्ट करते हैं। जो रिटेलर ये चीज़ें
प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ दे रहा होगा ना, उसकी ज़्यादा बिकेंगी, ऑब्वियस है। इसके बाद है बिहेवियर विद कस्टमर, कि वो किस तरीके का बिहेवियर करता है कस्टमर के साथ। आप देखोगे कई बार आप कोई चीज़ खरीदने के लिए मार्केट में गए, ठीक है, तो आपको पसंद नहीं आई, किसी भी शॉप पर आप गए हो, मान लो कि आप किसी क्लोथिंग ब्रांड के शॉप पर गए हो, आप वहाँ पर देख रहे हो कुर्तीज़, मान लो आपको पसंद नहीं आई, तो जब पसंद नहीं भी आ रही है तो जो रिटेलर है उसका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, वो आपकी डिपेंड करेगा कि आप नेक्स्ट टाइम उस शॉप पर जाओगे या नहीं। कई बार क्या होता है कि जब आप वहाँ से नहीं खरीद रहे हो, नहीं पसंद आ रहा है आपको, नहीं पसंद आई है, तो रिटेलर जो है वो क्या कहता है कि अच्छा मैडम आपको तो कोई पसंद ही नहीं आ रही है, ये है वो है। तो इससे क्या है कि कस्टमर को बुरा लगता है और वो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो कर्टियस बिहेवियर होना चाहिए, चाहे पसंद नहीं भी आई कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगी, नेक्स्ट टाइम पसंद आ जाएगी, लेकिन रिटेलर का बिहेवियर जो है वो सही होना चाहिए। इसके बाद आता है सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट अफेक्ट करता ही है कि क्योंकि जहाँ पर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं रिटेल का, वहाँ पर आसपास लोगों की इमोशंस हर्ट नहीं होनी चाहिए। कैसा कल्चर वहाँ पर है उसी के हिसाब से हमें अपने बिज़नेस को उसी में ढालना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम और कुछ ही कल्चर लेकर चल रहे हैं और अपनी उसी तरीके की चीज़ें अपने पास रख रहे हैं, उसी तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल उलट है वहाँ रहने वाले लोगों के हिसाब से, तो वो फिर चल नहीं पाएगा हमारा बिज़नेस। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट की स्टडी करें और उसी हिसाब से अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की मोरल वैल्यूज़, जो पीपल जो वहाँ पर रह रहे हैं उनकी है, उसके हिसाब से ही हम मेंटेन करके रखें, ठीक है। इसके बाद है रिटेलिंग इन इंडिया। इंडिया में रिटेलिंग जो है वो कैसी रिटेलिंग होती है और क्या स्थिति है और क्या बढ़ा या घटा है, उसके बारे में ये टॉपिक है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है और अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग जो है बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर होती है। जो लोकल किराना शॉप्स हैं, मोमेंट पॉप शॉप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सब्जियां अभी भी मंडी से ख़रीदी जाती हैं और हम जो चीज़ें हैं, जो रोज़ाना यूज़ की चीज़ें हैं, वो लोकल किराना स्टोर से ही ज़्यादा ख़रीदते हैं अभी भी। तो अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग ज़रूर इंडस्ट्री है ये, बहुत ज़्यादा डायनामिक मार्केट है इंडिया की। और अगर हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पर कहता है कि 2017 में जहाँ पर ये 1824 बिलियन यूएस डॉलर था, ये बढ़कर 3600 बिलियन यूएस डॉलर जो है होने की संभावना थी। टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा हो रहा है रिटेलिंग पर, ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये। तो इसी तरीके से कुछ डाटा यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे क्या चेंज हुआ है। तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो है ग्रो किया है मार्केट ने, जैसे यहाँ पर भी बताता है ये। ग्रोथ की अगर बात करें तो 672 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री थी 2017 में। 2021 तक ये 1200 बिलियन यूएस डॉलर की हो गई। तो बहुत ज़्यादा ग्रो किया है यहाँ पर। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताया है और इसके रीज़न्स हैं कई सारे। एक तो इंडियन कस्टमर्स जो है वो उसकी प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, ऑर्गेनाइज स्टोर से भी थोड़ा बहुत ख़रीदने लगे हैं। एक लग्जरियस ब्रांड के लिए जो है जो यूथ है वो क्या करता है कि ऑनलाइन ख़रीदने में इतनी समस्या नहीं है यूथ को, या फिर जो है हम कह सकते हैं कि जो ब्रांड्स मतलब इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनको ख़रीद रहे हैं। अपर क्लास जो है Tier 2 जैसी जो मतलब सिटीज़ में आती हैं, वो यूथ जो है उनकी परचेजिंग पावर भी अप हुई है। इसके अलावा यहाँ पर और कई सारे एट्रीब्यूट्स जैसे ई कॉमर्स का आना, ई कॉमर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है। अब हम कहीं से भी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो इसलिए क्या है कि रिटेलर का जो रिवॉल्यूशन है इस इंडस्ट्री का वो हो गया है और आगे आने वाले समय में ये ट्रेंड जो है वो रहेगा और ज़्यादा जो है रिटेलर की डिमांड रहेगी, या कह सकते हैं हम कि ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी। तो वो चीज़ यहाँ पर बताता है। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो पॉजिटिव आउटलुक है इंडस्ट्री का और फेवरेबल है।
इनकम क्योंकि रेज़ हो रही है हमारी, फ़ोन प्लेयर्स आ गए हैं और हम उनसे भी खरीद रहे हैं, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इंडिया में रिटेलिंग का फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और ये धीरे धीरे ऑर्गेनाइज भी होता जाएगा। तो ये था चैप्टर 1। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 2 पढ़ेंगे।